So hello everyone. So welcome you all in the virtual classes on control system. So we have discussed the part 1 of the concept of root locus. Thereby we have discussed what is root locus, what are the properties, like we have looked after the centroid. We have seen how to calculate the value of angle of asymptotes. We have seen that root locus is symmetrical to the real axis, and we have also saw that what is the रूट लोकस रीजन एंड नॉन रूट लोकस रीजन। ओके, और आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, दैट इज एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर। ये भी रूट लोकस को जब हम डिजाइन करते हैं, और खास बात ये ध्यान रखते हैं कि अगर हमारा कोई ओपन लूप पोल है या ओपन लूप जीरो है, अगर वो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरो है, तब आपका ये कॉन्सेप्ट आपका एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर का यूज होगा। ठीक है, आइए समझते हैं कि एंगल ऑफ अराइवल एंगल ऑफ डिपार्चर होता क्या है। देखिए, एंगल ऑफ डिपार्चर का कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज बेसिकली लेट यू नो दैट इन विच डायरेक्शन द ब्रांच ऑफ रूट लोकस मूव्स टुवर्ड्स इनफाइनाइट। ठीक है, एंगल ऑफ डिपार्चर का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि किस डायरेक्शन पे या किस एंगल पर जो भी रूट लोकस की कोई ब्रांच है, अगर वो इनफाइनाइट पे जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट, तो वो किस एंगल से इनफाइनाइट पे जाएगी। ठीक है, समझने के लिए हम लोग इसको देखते हैं किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। देखिए, सबसे पहले हमने सपोज करिए इस तरीके से एक एक्सिस बनाई, जिससे हम आपको बता सकें कि किस तरीके से हमारा एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सपोज करिए अगर हमारा कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है और उसमें इस तरीके के हमारे पास दो पोल्स आ जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पोल हैं, और सपोज करिए कोई हमारे पास सिस्टम में सपोज करिए हमारे पास चार एंगल ऑफ एसिम्प्टोट हैं। ठीक है, चार एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स हैं अगर सपोज करिए, तो ये चारों एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट डायरेक्शन पे जा रहे होंगे, इनफाइनाइट डायरेक्शन पे जा रहे होंगे। सपोज करिए यहाँ पे ये जो पोल है, अगर ये दोनों पोल्स हैं, अगर इनको कोई जीरो नहीं मिलता है, तो ये टर्मिनेट क्या होंगे, इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होंगे, बट वो किस पर्टिकुलर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट पे जाएंगे, और क्या वो इस वाले पे जाएगा, या ये जो कॉम्प्लेक्स पोल है क्या वो इस वाले एसिम्प्टोट के डायरेक्शन पे जाएगा, या फिर वो इस वाले एसिम्प्टोट के डायरेक्शन पे जाएगा, क्या वो इमेजिनरी एक्सिस को काटेगा। तो ये सारी चीजें हमको आइडिया तब लगता है जब हम एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल अगर जीरोस हैं उनके केस में निकालें। तो देखिए, होता क्या है, कहने का मतलब क्या है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट का मतलब क्या है, क्या ये पोल इस तरीके से जाएगा, ठीक है, या ये पोल का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से होगा, या फिर ये पोल क्या इस डायरेक्शन में जाएगा, या ये पोल इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसा ये पोल कॉम्प्लेक्स पोल मूव करेगा किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ डिपार्चर में, तो मैंने आपको बताया रूट लोकस हमारा क्या होता है, सिमेट्रिकल टू द रियल एक्सिस होता है। वैसे ही हमारा ये वाला पोल भी मूवमेंट करेगा बिल्कुल उसी तरीके से, और सिमेट्रिकली रियल एक्सिस में जैसे ऊपर हो रहा होगा वैसे ही उसके नीचे भी होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स पोल किस पर्टिकुलर एंगल से एसिम्प्टोट के डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल के थ्रू समझते हैं जब हमारे पास सिस्टम में पोल्स और जीरोस आते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा ट्रायंगल रूल लगाना है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हम लोग एंगल्स को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए समझते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला क्या है। एंगल ऑफ डिपार्चर को हम लोग डिनोट करेंगे फाई डी से। हमने इसको डिनोट किया फाई डी से, और इसका फॉर्मूला है 180 डिग्री माइनस फाई। फाई जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, फाई इज द वैल्यू, यहाँ पे क्या करना है आपको, समेशन ऑफ एंगल्स लेना है जो कि पोल्स के थ्रू आपको मिला, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ जीरोस, जितने भी जीरो सिस्टम में होंगे उनके अकॉर्डिंगली जो उनके एंगल्स होंगे उनको कैलकुलेट करना है। और ये सब कैलकुलेशन किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये कैलकुलेशन याद रखिएगा, दिस वुड बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पोल। रेफरेंस पोल हम लोग कॉम्प्लेक्स पोल एक ले लेते हैं, जो कि आमतौर की प्रैक्टिस में रहता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट
जो पोल्स है, 2 पोल्स है, उसमें किसी एक पोल को रेफरेंस ले लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग बाकी पोल्स और बाकी जीरोस के जो एंगल है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। वैसे आप कोई भी पोल कोई भी जीरो ले सकते हैं, बट एक प्रैक्टिस है जिसमें देखा गया है कि बहुत आसानी से कॉम्प्लेक्स किसी एक कॉम्प्लेक्स पोल को अगर हम लोग रेफरेंस पोल ले लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हम अगर जो वैल्यूज निकालते हैं पोल्स और जीरोस की तो बहुत आसानी से और एक्यूरेट वैल्यूज हम लोग को मिल जाती है। तो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पोल, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली एंगल ऑफ डिपार्चर का। फाइव पी का मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पे, 5p1 प्लस 5p2 जितने भी पोल्स आएंगे उनके कारण एंगल्स हमारे, ठीक। उसके बाद 5z का मतलब क्या है, जितने भी सिस्टम में जीरोस हैं उन जीरोस में क्या हो जाएगा, हम लोग उसको ले लेंगे 5z ले लेंगे, 5z1 5z2 5z3 के फॉर्म में, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 5z1 प्लस 5z2 एंड सो ऑन। अगर जीरोस नहीं है तो खाली 5p1 5p2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 5 वाला फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है हमारा, 180 डिग्री माइनस 5p1 प्लस 5p2 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर सिस्टम में जीरोस आ जा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जीरोस को भी ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5z1 प्लस 5z2 एंड सो ऑन, ठीक। आइए समझते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जो कि एंगल ऑफ डिपार्चर का कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एंगल ऑफ अराइवल कब का कॉन्सेप्ट कब आएगा, ठीक है। एंगल ऑफ अराइवल, ये तो एंगल ऑफ डिपार्चर है पिछले केस में समझा, अब एंगल ऑफ अराइवल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ अराइवल का है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ अराइवल लिख लेते हैं। एंगल ऑफ अराइवल में क्या है कि हमारा कोई भी अगर पोल है, ठीक है, और अगर उसको कोई जीरो मिल जाता है तो वो किस पर्टिकुलर एंगल से उस पर्टिकुलर जीरो पे टर्मिनेट होता है। और एंगल ऑफ अराइवल का मतलब क्या है, जो पोल की ब्रांच है, जो लोकस बना रहा है वो पोल, कॉम्प्लेक्स पोल, वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, कैसे रिसीव हो रहा होगा पर्टिकुलर जीरो पे, किस एंगल पे, तो वो बेसिकली फंडामेंटल हमको आता है एंगल ऑफ अराइवल। कहने का मतलब क्या है, सपोज करिए अगर इस तरीके का हम डायग्राम बनाते हैं आपको समझाने के लिए, तो सपोज करिए हमारे पास एक सेट है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स का ये, और इसी तरीके से सपोज करिए सिस्टम में जीरोस भी आ गए, सिस्टम में जीरोस भी आ गए, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करिएगा। सपोज करिए एंगल ऑफ डिपार्चर हमारा कुछ आया, किसी पर्टिकुलर एंगल पे आया, ठीक, इस तरीके से कोई एंगल आ रहा है, तो ये जो एंगल है यहाँ पे जिस डायरेक्शन पे आपने निकाला, ये हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर है, क्योंकि पोल से हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ डिपार्चर निकलेगा। और ये सपोज करिए हमारा जीरो है, और सपोज करिए जीरो जो हमारा रिसीव कर रहा है इस पर्टिकुलर पोल को इस तरीके से किसी पर्टिकुलर एंगल पे रिसीव कर रहा है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ अराइवल होगा। तो इसका मतलब ये जो पोल का मूवमेंट है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हुए इस पर्टिकुलर एंगल पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको जब आप लोग के सिस्टम में पोल्स और जीरोस दोनों आएंगे, और वो कॉम्प्लेक्स पोल्स और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोस होंगे, तो आप इस तरीके से एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल ऑफ अराइवल दोनों निकालेंगे। यही चीज बिल्कुल सेम नीचे भी फॉलो होगी, जो भी हमारे रियल एक्सिस होगी उसके सिमेट्रिकल, जैसा भी हमने ऊपर ड्रॉ किया है उसी के करस्पॉन्डिंगली सिमेट्रिकली वैल्यूज और जो भी हमारी ट्रेजेक्टरीज होंगी वो बिल्कुल एज इट इज होंगी। तो यहाँ पे बस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले में जो डिफरेंस है यहाँ पे क्या होता है, तो जो एंगल ऑफ अराइवल होता है रूट लोकस ब्रांच का, वो एक किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जीरो की करस्पॉन्डिंग निकाला जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक। अब यहाँ पे भी फॉर्मूले में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे फॉर्मूला। यहाँ पे अगेन हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब की बार फाइव से करेंगे, 180 डिग्री माइनस हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, फाइव डैश मान लेते हैं क्योंकि पिछले वाले केस में फाइव माना था, तो फाइव डैश। अब बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज समेशन ऑफ जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे, माइनस समेशन ऑफ पोल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली फंडामेंटल है, और किसी एक पर्टिकुलर जीरो के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, मान लेते हैं रेफरेंस जीरो, उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। और इस थोड़ा सा वेरिएशन है, बस वहां पे पोल्स आ रहा था, यहाँ पे जीरोस आ रहा था, ठीक। आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और एंगल ऑफ डिपार्चर वाला जो कॉन्सेप्ट उसको समझते हैं किसी पर्टिकुलर एग्जांपल से। तो देखिए एग्जांपल आपको मैं इस तरीके के एग्जांपल बना रहा हूँ जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स पोल मिले, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कॉम्प्लेक्स पोल नहीं मिलेगा
तो आपको कोई पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, आपको एंगल ऑफ डिपार्चर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, एंगल ऑफ डिपार्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसको बना सकते हो। ठीक, अब देखो ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करना है जिसमें ओपन लूप पोल्स जो हो उसमें से कुछ ना कुछ कोई सेट ऐसा हो पोल्स का जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो। तो जीएसएचएस एक फंक्शन ले लेते हैं और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ले लेते हैं। ये हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, के एस एस के डिवाइड बाई एस एस प्लस टू, और यहाँ पे एक इस तरीके की इक्वेशन बनाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स पोल को रिप्रेजेंट करे। तो ये हमारा हो गया सिस्टम इस तरीके से हमारे पास ये हमारा हो। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरोस अगर देखें, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें, कोई भी नहीं, कोई भी जीरो नहीं है। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स हमारे यहाँ पे कितने हैं, 4 है। अब कितनी ऐसी ब्रांचेस होंगी जो इनफाइनाइट पे जाएंगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस विच टेंड्स टूवर्ड्स इनफाइनाइट। कितनी ब्रांचेस है, कैसे निकालते हैं, p माइनस जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे पोल्स कितने हैं, 4, जीरो हमारे कितने हैं, 0। तो इसका मतलब जितने चारों पोल होंगे 4 पोल्स ये कहाँ पे सब चले जाएंगे, हमारे इनफाइनाइट पे चले जाएंगे। तो इनफाइनाइट का मतलब 4 पोल है, तो यहाँ पे कितने एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स आएंगे, 4 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे, 4 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे। ठीक है, आप कैलकुलेट करिएगा, मैं आपने आपको ऑलरेडी इसका फॉर्मूला बता रखा है, उस फॉर्मूले को यूज करिएगा। फॉर्मूला क्या था, 2q + 1, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। फॉर्मूले को इस तरीके से रखिएगा और यहाँ की q की वैल्यूज रखिएगा 0, 1, 2 और 3, और आपको θ1, θ2, θ3, θ4 मिल जाएगा। ठीक, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिपार्चर। हमें ये कैलकुलेट करना है, कुछ ऐसे पोल्स हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो किसी पर्टिकुलर एसिम्प्टोट पे जा रहे हैं और किस पर्टिकुलर एंगल से जा रहे हैं। ठीक है, किस पर्टिकुलर एंगल से जा रहे हैं ये हमको कैलकुलेट करना और इसी को सीखना है हमको। ठीक है, कैसे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट हमको निकालना है। ठीक, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में निकाल लिया, बट कैसे हमको एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है ये सीखना है। हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर का मतलब क्या है, अगर सपोज करिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे एक पोल हमारा ये है 0 पे, दूसरा पोल हमारा मान लेते हैं -2 पे है, तीसरा पोल हमारा यहाँ पे है इस तरीके से, और एक पोल हमारा इस तरीके से। तो ये जो पोल्स हैं, ये पोल्स हमारे इनफाइनाइट पे कैसे जाएंगे, ये जो पोल्स हैं हमारे ये इनफाइनाइट पे कैसे जाएंगे, किस डायरेक्शन पे जाएंगे। ये सपोज करिए एंगल ऑफ एसिम्प्टोट है, इसी तरीके से एक एंगल ऑफ एसिम्प्टोट ये है, तो ये कैसे इनफाइनाइट पे जाएंगे, इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे और ये एंगल निकालेंगे हम लोग आज कि ये एंगल ऑफ डिपार्चर क्या है। ठीक, तो सपोज करिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या पोल्स है हमारे। तो जो इक्वेशन हमारे पास जो भी पोल्स आएंगे, एक तो पोल हमारा S1 हमारा 0, दूसरा पोल है हमारा S2 = -2, तीसरा पोल है हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, चौथा पोल भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। S3 की वैल्यू क्या है, -3 + 4j, और S4 की वैल्यू क्या है, -3 - 4j। इसमें से एक पोल को हम लोग मान लेंगे रेफरेंस और उसके अकॉर्डिंगली बाकी पोल्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने बनाया है तो ये देखिए -3, सबसे पहले एक पोल हमने यहाँ पे बना दिया, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं पोल को। एक पोल हमारा यहाँ पे हो गया, दूसरा पोल हमारा यहाँ पे हो गया। यहाँ पे S की वैल्यू क्या है हमारी, 0, यहाँ पे S की वैल्यू क्या है हमारी, -2 है। ठीक है, और एक हमारा पोल जो एक सेट है पोल्स का वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, उसकी वैल्यू क्या है, -3, तो यहाँ पे एक पोल हमारा इस तरीके से आ गया। और इसी तरीके से आपके जो रियल एक्सिस के नेगेटिव वर्टिकल वाला पार्ट है वो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो एक पोल हमारा, इसको मान लेते हैं दिस इज P1, दिस इज P2 पोल, दिस इज सपोज करिए इसको मान लेते हैं दिस इज P3 पोल, एंड दिस इज सपोज P4 पोल। 4 पोल है। अब क्या है, कैसे एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे, समझिए, ध्यान समझिएगा।
बिल्कुल आसानी से समझेंगे और कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप बिल्कुल इसको स्किप करिए वीडियो, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस कोई भी जीरो नहीं तो खाली 5p1 प्लस 5p2 प्लस 5p3 करना है, 5p3 ठीक है, और 5p3 या और 5p4। अब देखिए इस फॉर्मूले में देखिए क्या गलती स्टूडेंट्स करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये जो रेफरेंस हमने यहाँ पे लिया है P3 पोल लिया है, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। 5p3 की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ पे एंगल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, जीरो। तो खाली फॉर्मूले में क्या आएगा, 5p1 आएगा, 5p2 आएगा और 5p4 आएगा। तो जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डिपार्चर में, वो बिल्कुल याद रखिएगा। आपको क्या क्या वैल्यूज कैलकुलेट करनी है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, वही वैल्यूज आप कैलकुलेट करिएगा। रेफरेंस पोल की वैल्यू को सिस्टम में इनकॉर्पोरेट ना करिएगा। तो यहाँ पे अब आपको जो वैल्यूज निकालनी है, देखिए क्या निकालनी है आपको, फाई डी इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, 180 डिग्री माइनस फाइव P1, P1 पोल के कारण क्या एंगल बन रहा है रेफरेंस पॉइंट पे, इसी तरीके से P2 के कारण क्या बन रहा है एंगल, और P4 के कारण क्या एंगल बन रहा है। ठीक, रेफरेंस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो एक जीरो को डिनोट कर रहा है और उसकी कोई वैल्यू है नहीं। अब कैसे निकालेंगे, देखिए 5p1 कैसे निकलेगा, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या है 5p1, दिस इज सेट टू बी 5p1। उसके बाद ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज 5p2, ये रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज सेट टू बी रेफरेंस पोल। इसी पोल के रिस्पेक्ट में हमको सब निकालने हैं एंगल, रेफरेंस पोल है, ठीक। इसको हमने रेफरेंस मान लिया। आप चाहे P4 को रेफरेंस मानिए, P3 को रेफरेंस मानिए, P2 को मानिए, किसी को भी, बट आमतौर पे प्रैक्टिस ये है कि जो कॉम्प्लेक्स पोल आ रहा है वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, उसको मान लेते हैं रेफरेंस, और आसानी से हमको क्वेश्चंस का आंसर्स जो भी होगा आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो बुक्स में। तो बिल्कुल आसानी तरीके से आप यहाँ से इस पर्टिकुलर पोल को रेफरेंस मान के बाकी पर्टिकुलर पोल के कारण क्या एंगल बन रहा है इस पर्टिकुलर पोल पे, वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। और 5p4 की वैल्यू तो बहुत ही आसान है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये एंगल की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तो 5p4 की वैल्यू P3 के रिस्पेक्ट में क्या होगी 90 डिग्री। तो 5p4 की तो वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज 90 डिग्री। अब जो चैलेंज है वो क्या है, 5p1 कैलकुलेट करना है और हमें क्या करना है कैलकुलेट 5p2 कैलकुलेट करना है। दिस इज द चैलेंज, बहुत इजी चैलेंज। क्या है, अब देखिए यहाँ पे 5p1 की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको ब्रेक करें 5p1 को। अगर हमने इसको सपोज करिए ये एंगल मान लिया थीटा डिग्री, तो 5p1 हो क्या जाएगा, इट वुड बी 90 डिग्री प्लस थीटा। अब थीटा निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख लीजिए, प्लस थीटा कैसे निकलता है, tan इनवर्स जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हमारा बड़ा सा ट्रायंगल बना है जो कि रेफरेंस एंगल के फॉर्म में हमको रेफरेंस पॉइंट पे हमको चेक करना है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ये है हमारा, ये क्या है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये इसका क्या है वर्टिकल कंपोनेंट है, ये इसका क्या है वर्टिकल कंपोनेंट है इस ट्रायंगल का, ठीक है। अगर हम ये ट्रायंगल मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो इसको अगर हम लोग ये पूरा ट्रायंगल मान लीजिए, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में सपोज करते हैं हम, देखिए मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताऊंगा अभी आपको किस तरीके से 5p1 निकालना है। तो ये हमारा ट्रायंगल है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस देखिए किस तरीके से निकाला थीटा की वैल्यू, ट्रायंगल जो कंसीडर किया इस तरीके से ट्रायंगल कंसीडर किया, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे हमको चेक करना है, तो हमने इस तरीके का एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक। ये वैल्यू हमको निकालनी है थीटा। तो अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू देखें, ये जो पोर्शन है ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये इसका क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है हमारी 4। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या है हमारी 4, और यहाँ से ये वैल्यू हमारी क्या है 3। तो थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आएगी, tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या है 3 और डिवाइडेड बाई 4 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही थी हमारी यहाँ पे क्या था -3 था, और यहाँ पे हमारा क्या था J4 था, और ये रेफरेंस पोल है हमारा, ये हमारा क्या है रेफरेंस पोल। थीटा की वैल्यू निकालनी, ये हमारा आएगा थीटा। tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू निकालिए कैलकुलेटर से सब लोग, क्योंकि मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी चेक करिए क्या वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी हमारी 36.86 वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है हमारी, दिस इज 36.8698 आ रही है। ठीक है, 8698 डिग्री आ रही है। तो ये हमारी वैल्यू आई थीटा की। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं इस वैल्यू को। तो 5p1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये हमारा जो कंपोनेंट है यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 3/4 लिखा है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं अब आसानी से, tan इनवर्स 3/4, और ये वैल्यू आई हमारी 90 डिग्री प्लस 36.8698 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 36.87 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं 36.87। ठीक, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारी आ जाएगी 126.87 डिग्री। तो 5p1 की वैल्यू हमको मिल गई 126.87 डिग्री। अब कैलकुलेट करना है 5p2। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है हमको 5p2। कैसे कैलकुलेट करेंगे 5p2 उसको भी देख लेते हैं। अब की बार 5p2 में क्या करना है, हमें इसको यहां से ऐसे कंसिडर करना है, ये ट्रायंगल, हमें ये ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। तो 5p2 को जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, सपोज करो अगर हमने इसको लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा डैश हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा डैश, फिर वही चीज होगी 90 डिग्री प्लस tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे अभी हम लोग, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेंगे और वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं कैसे इसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, और अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है इसको देखते हैं। 5p2 को निकालने के लिए क्या करना है, तो 5p2 की वैल्यू हमने माना है 5p2 इज बेसिकली व्हाट 90 डिग्री प्लस थीटा डैश। क्यों थीटा डैश आया, देखिए ध्यान समझिए कि बिल्कुल सपोज करिए इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल कहाँ बन रहा है इसको देखेंगे। थोड़ी लाइन स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा पॉइंटर से बना रहे बेटा इसको। तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू कितनी है -3 है, और इसको मान लेते हैं ये वैल्यू हमारे पास मान लेते हैं -2 है, और रेफरेंस हमारा ये है, रेफरेंस पोल हमारा ये है। और अब की बार हमको क्या करना है 5p2 की वैल्यू निकालनी है, इसको मान लेते हैं दिस इज रेफरेंस पोल के अकॉर्डिंगली निकालनी है। तो इसको पहले इस तरीके से हम लाइन बना लेते हैं जिससे कि हमें एक ट्रायंगल मिल जाए। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है 5p2। अब 5p2 है क्या, बेसिकली अगर ध्यान से देखेंगे तो 5p2 अगर ध्यान से देखा जाए तो 5p2 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से थीटा डैश के फॉर्म में। तो हम 5p2 को लिख सकते हैं कि 5p2 इज बेसिकली व्हाट, इट इज 90 डिग्री प्लस थीटा डैश। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है, सपोज करिए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी। ठीक है, ए बी और सी। तो अगर ये ट्रायंगल हम देखते हैं इसको बना के, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका निकाल लें और उस ट्रायंगल से हम लोग थीटा निकाल लें, तो आसानी से हम लोग 5p2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो ये है बी ए सी है, ये हमको वैल्यू निकालनी है थीटा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू इसकी क्या है हमारी 1। -3 से -2 का डिस्टेंस क्या है 1, और ये जो वर्टिकल वैल्यू है ये बेसिकली हमारी क्या है 4। ये जो ए बी की जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या थी J4 थी,
तो ये वैल्यू क्या है 4। तो थीटा यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या है 1 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या है 4। तो यहाँ से थीटा डैश की वैल्यू निकालिए, आप लोग कैलकुलेटर से करिए, मैं भी करता हूँ। तो ये हमारी आएगी 1 डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद ये आएगी हमारी 14.036। चेक कर लीजिएगा आप लोग भी, आप लोग की भी यही वैल्यू आ रही है नहीं थीटा डैश की। तो थीटा डैश की वैल्यू आ रही है 14.036 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास, हम इसको स्लाइड पे वापस पहुंचते हैं और यहाँ पे 5p2 की वैल्यू लिखते हैं। तो 5p2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90। ये वैल्यू हमने बताया, ये आपका आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 4 और ये आ रहा है 14.036। तो ये आपका अराउंड अगर 14.036 है तो ये आ रहा होगा 104.036। तो इसका मतलब 5p1 की वैल्यू निकाल ली। 5p1 की वैल्यू हमारी कितनी आई 126 आ गई, दिस इज 126.87। ठीक, और 5p2 की वैल्यू हमारी बेसिकली क्या आ गई 104.036। अब ये सारी वैल्यूज को पुट करके एंगल ऑफ डिपार्चर निकाल लेते हैं। तो एंगल ऑफ डिपार्चर चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज करिए फाइ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 5p1 प्लस 5p2 प्लस 5p4, यहाँ इसको लिख लेते हैं 5p4। तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस 5p1 है 126.87 डिग्री, 5p2 की वैल्यू है 104.036 डिग्री और 5p4 की वैल्यू है 90 डिग्री। और फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 141 डिग्री। 141 डिग्री के आसपास वैल्यू आएगी, कुछ 140 पॉइंट डेसिमल में आ रही होगी। तो इट इज मोर और लेस क्लोजर टू 141। ठीक है, तो ये 5d आपका आ गया एंगल ऑफ डिपार्चर। अब इस एंगल ऑफ डिपार्चर का इंटरप्रिटेशन क्या है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, कैसे हम इसको बनाएंगे, इसको समझते हैं। देखिए, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा सपोज करिए इस तरीके से, हम पहले इसको ऐसे बना लेते हैं फिर हम इसको आपको समझाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पोल ये है और एक कॉम्प्लेक्स पोल ये है, और इसमें क्या है p माइनस जेड टेंड्स टू, हमारे पास चेक करना है कितने एसिम्प्टोड है। तो यहाँ पे 4 माइनस 0 टेंड्स टू, तो यहाँ पे तो 4 एंगल ऑफ एसिम्प्टोड्स है, 4 एंगल ऑफ एसिम्प्टोड्स है, मतलब इस इनफाइनाइट पे जाने के 4 रास्ते हैं। ठीक, तो एक पोल हमारा ये है और एक पोल हमारा ये, 4 पोल है इसमें। अब 4 पोल है तो चारों पोल इनफाइनाइट पे जाएंगे तो फॉर श्योर यहाँ पे 4 एंगल ऑफ एसिम्प्टोड्स होंगे। अब मैं भी सेंट्रोइड निकाला नहीं हूँ तो मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सेंट्रोइड है, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ डेफिनेटली यहाँ पे जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोड्स क्या है। अगर आप 2q + 1 p - z वाला फॉर्मूला इंटू मल्टीप्लाई 180 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे जो एसिम्प्टोड्स आ रहे होंगे वो एसिम्प्टोड्स क्या होंगे, θ1, θ2, θ3, θ4। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, θ1, θ3, θ4 क्या हो रहा है, वैल्यूज को पुट करिएगा। एक आएगा 45 डिग्री, एक आएगा 135 डिग्री। प्रैक्टिस करने से मुझे याद हो गया, आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपको भी ये वैल्यूज याद हो जाएंगी, या फिर आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज आएंगी और आमतौर पर मैं आपको, आप इसको कैलकुलेट करिएगा फॉर श्योर। इसका जो हमारा जो भी इसका सेंट्रोइड आ रहा होगा वो -2 पे आ रहा होगा। ठीक है, जो भी इसका सेंट्रोइड आ रहा होगा वो -2 के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए थोड़ा सा जो मैंने बनाया हुआ है इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं और सही से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारे कॉम्प्लेक्स पोल है उनको सही से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि रेंट जो हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट ही कर लिए हैं तो आप लोग को आइडिया रहेगा। तो सपोज करिए इस तरीके से हमारा एक s = 0 पे है पोल, दूसरा पोल मान लेते हैं यहाँ पे एक पोल है हमारा, और बाकी पोल हमारे कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बाकी पोल हमारे यहाँ पे है। ठीक, अच्छा, अब क्या करना है,
-141 हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर है। हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर क्या है? -141 है। तो अब होगा क्या, इसको मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को रब कर देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि अब हम लोग खाली एंगल ऑफ डिपार्चर का कॉन्सेप्ट कवर अप करना है, जिससे हमको एक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एंगल ऑफ डिपार्चर हमारा बेसिकली है और किस तरीके से हमारा 141 डिग्री जो हमको है उसको कैसे ड्रॉ करना है। तो सपोज करिए हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पोल्स हैं जो क्वेश्चन था, और आप सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेंट्रॉइड की वैल्यू भी आपकी आएगी यहाँ पे -2। सेंट्रॉइड की वैल्यू भी क्या आएगी? -2। तो जो भी एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स बनेंगे वो 45, 135, 225, 315 और प्रोटेक्टर से, या फिर आपको अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस के कंपोनेंट्स के बारे में मालूम होगा तो आप उनको भी कंसीडर करके एंगल ऑफ एसिम्प्टोट बना लेंगे। तो आप देखिए एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स हमारे क्या होंगे? इस तरीके से एक एंगल ऑफ एसिम्प्टोट 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक बिल्कुल इसी के आप देखेंगे बिल्कुल एक हमारा ऐसे बन जाएगा। फिर इसी तरीके से एक हमारा बन जाएगा, मान लीजिए 135 डिग्री पे बन जाएगा। इस तरीके से हमारे 4 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स बन जाएंगे, और ये चारों एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होंगे? हमारे इनफाइनाइट पे जाएंगे। ये चारों एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होंगे? हमारे इनफाइनाइट डायरेक्शन पे जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि किस डायरेक्शन पे जाएंगे और क्या कंसिडरेशन लेना है हमको, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एसिम्प्टोट्स को बना सकते हैं। नहीं अगर आपको आइडिया है, अभी देखिए रफली बना रहा है और इसमें ऊपर नीचे आपको थोड़ा सा हो सकता है वैल्यूज में, तो हम लोग को बस अब हम डायरेक्टली फोकस करते हैं कि एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकाल लिए, किस तरीके से मूवमेंट होगा, एंगल ऑफ डिपार्चर के ऊपर डायरेक्टली आते हैं। तो मैं आपको एक एंगल ऑफ डिपार्चर बता देता हूँ, किस तरीके से एक पर्टिकुलर पोल का एंगल ऑफ डिपार्चर होगा, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा बाकी जो नीचे वाला पोल होगा उसका भी वही होगा। तो ये हमारा पोल है, इसको मूव करना है 100, इसको 5D से मूव करना है, दैट इज -141 डिग्री। तो देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या बनाएगा? इस तरीके से +141 डिग्री बनाएगा। बट आपकी वैल्यू क्या आ रही? -141 आ रही है। आपकी वैल्यू क्या आ रही? -141 आ रही। तो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ना जाके आपको क्या करना होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में जाना होगा। आपको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना होगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगा इसका? ये होगा। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई? -141 डिग्री। तो इस डायरेक्शन पे आपका जो पोल कॉम्प्लेक्स पोल की ब्रांच होगी वो इस डायरेक्शन पे मूव करेगी। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसका मतलब ये पोल जो मूव करेगा, कैसे मूव करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये पोल इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे उठेगा ये पोल, ऐसे जाएगा, और फर्दर ऐसे जाने के बाद फिर ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जहां पे आपका एसिम्प्टोट होगा उस पर्टिकुलर एसिम्प्टोट के डायरेक्शन पे चला जाएगा, जो कि मैंने डॉटेड लाइंस अभी आपको बना के दिखाई थी। ठीक, तो यहाँ पे जो भी एसिम्प्टोट होगा 135 डिग्री वाला जो एसिम्प्टोट होगा उस एसिम्प्टोट के डायरेक्शन पे ये चला जाएगा। अब इसी तरीके से ये वाला जो पोल होगा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एक एसिम्प्टोट एंगल हमारा क्या आया था? 225 आया था। तो यहाँ पे भी अब देखिए बिल्कुल रियल एक्सिस जैसे सिमेट्री होती है वैसे ही सिमेट्री फॉलो करनी है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सिमेट्री को फॉलो करेगा, और अब की बार इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस तरीके से ये उठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जाएगा, और फिर क्या करेगा? ये भी पर्टिकुलर एसिम्प्टोट के डायरेक्शन पे चला जाएगा। बिल्कुल हमने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, बट यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट रहेगा, और ये किस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे चला जाएगा? ये हमारा, अब यहाँ वाला जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट आ रहा है, फाई एंगल ऑफ एसिम्प्टोट है, तो ये हमारा आप कैलकुलेशन में करिएगा, तो ये हमारा 135 डिग्री के आसपास है। ये हमारा क्या है? दिस इज एंगल ऑफ डिपार्चर, दिस इज एंगल ऑफ डिपार्चर। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट आएगा दैट इज फाई ए जो आ रहा होगा, वो बेसिकली हमारा क्या होगा? 225 डिग्री। और ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, दिस इज एंगल ऑफ डिपार्चर। सिमेट्रिकल बनना है रियल एक्सिस के, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के दो पोल्स हैं उनमें जो कंफ्यूजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी दो पोल्स तो पहुंच गए। एक P1 इसको मान लेते हैं, एक P1 पोल था, और ये पोल मान लेते हैं P4 पोल था। तो ये अगर दो पोल्स हैं, ये दो पोल्स तो इनफाइनाइट पे चले गए, बट अभी भी दो पोल ऐसे हैं जिनको इनफाइनाइट पे जाना है। तो आपके दो एसिम्प्टोट्स और होंगे, आपके दो एसिम्प्टोट्स और होंगे। एक एसिम्प्टोट ये होगा 45 डिग्री वाला,
और एक एसिम्प्टोट होगा अगर आपका तो शायद 315 डिग्री है, तो एक एसिम्प्टोट का डायरेक्शन ये होगा, और एक पोल आपका यहाँ पे था s इक्वल्स टू 0 पे था, और दूसरा पोल आपका शायद s इक्वल्स टू -2 पे था, तो मान लेते हैं कि ये पोल था। तो ये सीधी सी ये जो भी पोल्स होंगे किसी एक पर्टिकुलर ब्रेक अवे पॉइंट पे आएंगे इस तरीके से। अभी हम लोग अगले सेगमेंट में ब्रेक अवे पॉइंट पढ़ेंगे। ये दोनों पोल्स यहाँ पे आ जाएंगे, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं हम लोग P2 और इसको मान लेते हैं P3। तो ये मान लेते हैं ये दोनों पोल्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएंगे और फिर ये क्या होंगे, इस तरीके से एसिम्प्टोट के डायरेक्शन पे चले जाएंगे। अभी थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, जब न्यूमेरिकल्स हम लोग कंसीडर करेंगे तब आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आइडिया लगेगा कि ये दो, आप उसको देखिए बस, चारों पोल्स हमारे क्या है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट के डायरेक्शन में चले गए, एंगल ऑफ डिपार्चर निकाल लिया। तो इस तरीके से हमारा फंडामेंटल क्लियर हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस और जैसे आ सकते हैं, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ अराइवल भी होगा, एंगल ऑफ डिपार्चर भी होगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करें और इसमें एंगल ऑफ अराइवल भी हो, एंगल ऑफ डिपार्चर भी हो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और आप उसको ट्राई करिएगा, एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल निकालिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में इस तरीके से हमको बनाना है ये क्वेश्चन, जिसमें क्या हो, जीरोस भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो और पोल्स भी क्या हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो। तो यहाँ पे होगा क्या, सपोज करिए एक ओपन लूप फंक्शन लिया GSHS, ठीक है, GSHS लिया और इसकी वैल्यू हमारी क्या है, KS² प्लस 2S प्लस 10 है, डिवाइडेड बाई S² प्लस 6S प्लस 10। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारे जो जीरोस हैं, जीरोस कितने हैं यहाँ पे, यहाँ पे जीरोस हमारे 2 हैं। पोल्स हमारे यहाँ पे कितने हैं, पोल्स भी हमारे 2 हैं। जीरो जो है हमारा Z1 और Z2 वो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, और पोल्स जो है हमारे P1 और P2 वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। Z1 और Z2 की अगर आप वैल्यू देखेंगे, P1 और P2 की वैल्यू देखेंगे, तो Z1 और Z2 की वैल्यू अगर आप देखें h² प्लस 2s प्लस 10 है, तो ये वैल्यू फॉर श्योर आएगी -1 प्लस J3 आएगी, ये आ जाएगी -1 माइनस J3 आ जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। और s² प्लस 6s प्लस 10 की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी -3 प्लस J1, और ये मिल जाएगी -3 माइनस J1। अब कॉन्सेप्ट क्या है, P माइनस Z टेंडिंग टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन ये आता है क्या यहाँ पे कोई एंगल ऑफ एसिम्प्टोट होगा, तो दो पोल हैं और दो जीरो हैं, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। P माइनस Z की वैल्यू क्या है, 0, तो 2P। तो यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी पोल और कोई भी जीरो इनफाइनाइट पे टर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे नो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट एसिम्प्टोट का नहीं आएगा, क्योंकि बिकॉज P minus Z equals to 0. Number of branches which are tending to infinite are 0, so there is no concept of angle of asymptote. ठीक, तो इसका मतलब all poles क्या होंगे, all poles will terminate to 0। सारे पोल कहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगे, 0 पे टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक, तो अब होता क्या है, यहाँ पे अगर आप रफली अगर देखें, रफली होगा क्या कि हमारे पास पोल क्या है, एक पोल ये है, एक पोल ये, और जीरो क्या है हमारा, एक जीरो ये और दूसरा जीरो ये। तो पोल से क्या होगा, एंगल ऑफ डिपार्चर आएगा, मतलब किस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ये पोल क्या करेगा, मूव करेगा। और जीरो से क्या पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर एंगल से आपका ये जो पोल की ब्रांच है वो किस पर्टिकुलर एंगल से इस पर्टिकुलर जीरो पे क्या हो रही, टर्मिनेट हो रही। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मिलेगा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, डिपार्चर एंगल का होगा। और जीरो पे जो पहुंच रहा होगा आपकी ब्रांच, वहां पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा अराइवल का आएगा, वो क्या आएगा, अराइवल का आएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आता है। तो या मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज अभी सब बता दूंगा, आप ट्राई करिएगा एज अ होम असाइनमेंट। सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्सिस पहले बना लेते हैं, ये -1 मान लेते हैं इसको, ये -2 मान लेते हैं, इस तरीके से ये मान लेते हैं -3, ये वर्टिकल एक्सिस मान लेते हैं, ये J1 मान लिया इसको, इसको J2 मान लिया, इसको मान लिया J3, और इसी तरीके से यहाँ पे
-J1 -J2 और ये मान लिया हम लोगों ने -J3, ये वैल्यूज मान ली। अब सबसे पहले देख लेते हैं जीरो कहाँ पे आ रहा है, तो जीरो की वैल्यू क्या है, -1 प्लस -J3, तो ये हमारे क्या है, जीरो, एक जीरो यहाँ पे आया और दूसरा जीरो सर्कुलर से हम लोग जीरो को दिखाते हैं। और हमारा ये पोल है, एक पोल हमारा यहाँ पे आया और दूसरा पोल हमारा कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब ये जो पोल है आपका, ये जो पोल है, ध्यान रखिएगा, इस पोल, ये पोल आपका जो टर्मिनेट करेगा जीरो पे, वो इस तरीके से टर्मिनेट करेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से टर्मिनेट करेगा। और ये पोल किस तरीके से टर्मिनेट करेगा जीरो पे, बिल्कुल रियल एक्सिस के जैसा ऊपर बनेगा वैसे यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डिपार्चर, और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है क्या, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ अराइवल। ठीक है, एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपको चेक करना है। अब आप सॉल्व करिएगा। एंगल ऑफ डिपार्चर मैं बता दे रहा हूँ आपको, एंगल ऑफ डिपार्चर आपका आएगा मोरलेस, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या है, एक एक्यूट एंगल के फॉर्म में आएगी। तो मुझे लगता है कि ये वैल्यू है 71.7 डिग्री, तो ये 71.7 या 71.6 डिग्री के आसपास ये आएगी एंगल ऑफ डिपार्चर। और एंगल ऑफ अराइवल आप यूज करिएगा, और एंगल ऑफ अराइवल में अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल होगा ये किस तरीके से आएगा, मुझे लगता है ये एंगल अराउंड 154.5 के आसपास आ रहा होगा। आप उसको चेक कर लीजिएगा क्या एंगल ऑफ अराइवल है, क्या ये वैल्यू बहुत ज्यादा है या वो वैल्यू बहुत कम है, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा कि ये क्या एंगल ऑफ अराइवल क्या -154 पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है ये -154.5 डिग्री के आसपास आ रहा होगा। तो एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल को कैलकुलेट कर लीजिएगा, और इसी तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमारे पोल्स और जीरोस आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, पोल्स जीरोस की तरफ टर्मिनेट करते हैं। तो ये बेसिकली फंडामेंटल है। अब बाकी जो क्वेश्चंस देखेंगे उन क्वेश्चंस में हम लोग एंगल ऑफ डिपार्चर का क्वेश्चन देखेंगे, और आमतौर पे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको तब मिलेंगे जब आपको अगर पोल और जीरो इस तरीके से, अगर यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था, और अगर पोल्स और जीरो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होंगे तो जो भी कंटूर बना रहे होंगे, जो पूरा ओवर ट्रेजेक्टरी बन रही होगी, एक सर्कुलर शेप में बन रहा होगा वो, ठीक है, सर्कुलर शेप में बनना होगा या पॉलीगन शेप में बनना होगा। तो वहां पे आप पॉलीगन क्या, सॉरी, इलिप्स के फॉर्म में बनना होगा, तो आप इलिप्स के फॉर्म में उसको देख सकते हैं। तो अभी अब हम लोग जब थोड़ा सा चेक करेंगे, फर्दर मूव करेंगे, चीजों को समझेंगे और न्यूमेरिकल्स को कंसीडर करेंगे, तब हम लोग एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर के क्वेश्चंस को और अच्छे से समझ सकते हैं। कब हमको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, कब इस कॉन्सेप्ट को नहीं यूज करना है, कैसे ये वैल्यूज को कैलकुलेट किया गया है। आप और भी एग्जाम्पल बुक से देखिए, बुक से उठाइए जिसमें कॉम्प्लेक्स पोल हो, और कैलकुलेट करिए वैल्यूज, और जो मेथोडोलॉजी मैंने बताई उससे चेक करिए। सो यहाँ पे ये सेशन हम वाइंड अप करते हैं। अगले वाले सेशन में हम लोग ब्रेक पॉइंट्स के बारे में समझेंगे, और ब्रेक पॉइंट्स दो तरीके के होते हैं, ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स। कब कौन सा पॉइंट ब्रेक अवे होगा, कब कौन सा पॉइंट ब्रेक इन होगा, इसके बारे में जानेंगे। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया कैसे लगाया जाता है, क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप प्रैक्टिस करिए, ग्राफ पे कर सकते हो या फिर अभी आप नॉर्मली कॉपी में करिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट वैल्यूज आपको निकालनी है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैल्यूज अगर आप प्रॉपर्ली पेपर में भी नजर सही से दिखाओगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो, ठीक है, तो आप एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, तो मुझे थोड़ा सा एक ईज ऑफ मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ आप लोगों ने ये वीडियो वॉच किया है, और मैं फर्दर वीडियोज आपके लिए और लाऊंगा। So have a good day. God bless you all.